हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम देख चुके थे कि सेकंड ए ग्रुप में आपका जो रेडियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर आयंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप ये जान चुके हैं कि एलिमेंट को उनके अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो वहाँ पर वो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह बताया गया है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि सेकेंड ए ग्रुप के जो मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2। तो अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दें तो ये क्या होगा NS0। और जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए जाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच होगा किसी न किसी इनर्ट गैस से। और इनर्ट गैस से जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच हो जाता है तो वो एलिमेंट हाईली स्टेबल हो जाता है। तो आगे देखिए। तो आप जैसे ही यहाँ पर किसी भी सेकंड ग्रुप के मेटल से या एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो आयन बनेगा वो +2 होगा। तो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है Mg। आप जानते हैं कि Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, और अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए जाएँ तो Mg +2 बनेगा। और +2 करते ही ये जो 3s2 है ये अब आप यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचा वो है 1s2, 2s2, 2p6। और 2p6 से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच करता है नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो जैसे ही सेकंड ए ग्रुप के मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं। आगे देखिए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्योंकि देखिए इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। इसका रीज़न यही है कि जैसे आप बेरिलियम का एग्जांपल लेंगे तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप जानते हैं कि 4 है। अब अगर 4 है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बेरिलियम का तो ये आपका आएगा 1s2 और 2s2। तो आपको दिख गया कि बेरिलियम में आउटर मोस्ट शेल कितना है, सेकंड है, यानी इसके पास 2 ही शेल हैं। लेकिन जैसे ही आप बेरिलियम से नीचे जाएंगे, सेकेंड ए सीरीज़ में आप बेरिलियम से नीचे जाएंगे जो कि बेरिलियम के बाद है मैग्नीशियम। तो जब आप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो 3s है, टोटल शेल 3 हैं। तो जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसी के साथ आपका जो एटम का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और मेटल्स के लिए एटम का साइज़ इंक्रीज़ होने से उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मेटल्स का एक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन फॉर्म करती हैं। तो मेटल का साइज़ जितना लार्ज होगा वो उतनी ही रिएक्टिव मेटल होगी। आगे देखिए। तो इसमें बेरिलियम की रिएक्टिविटी सबसे लेस है और बेरियम की रिएक्टिविटी सेकेंड ए ग्रुप में हाईएस्ट है। आगे। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इम्पार्ट्स कलर्स टू बुनसन फ्लेम। तो जब आप इन मेटल्स को बुनसन फ्लेम में लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का कलर शो होता है। इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक। तो देखिए जब आपने एस ब्लॉक पढ़ा था तब वहाँ हमने ये देख लिया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो सब शेल है वो पी हो और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं तो उन सभी एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए पोजीशन। तो इसकी पोजीशन क्या है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर क्या है आपका एस ब्लॉक
और इस तरफ जो राइट साइड है उस तरफ क्या होगा आपका पी ब्लॉक। तो इस तरीके से राइट साइड पर क्या है आपका पी ब्लॉक है। सेकंड देखिए, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट शेल, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड देखिए कि इनका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 NP126, इसे आप लिखेंगे NS2 और NP126, क्योंकि आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल में हाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 to 6 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर n मीन्स क्या है नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट देखिए, p ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैस फेज, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। तो p ब्लॉक में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही आपने कुछ s ब्लॉक में देखा था कि s ब्लॉक का जो फर्स्ट A ग्रुप था उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी एलिमेंट्स थे। तो p ब्लॉक में इस तरह के कई एलिमेंट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, p ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। देखिए मेटल के कैरेक्टर वही हैं कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करता है वो मेटल है, और जो भी एनायन फॉर्म करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसे आप क्या कहेंगे नॉन मेटल। तो जो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उन्हें हम कहेंगे मेटल्स, जो नेगेटिव चार्ज लेंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल, और जो कंडीशन के हिसाब से कोई भी चार्ज ले सकते हैं उन्हें हम क्या देते हैं मेटलॉइड। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक नेचर। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह का नेचर मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तब आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब क्योंकि पी ब्लॉक में 1 to 6 तक इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, तो यहाँ पर आपके 6 ग्रुप्स मिलेंगे। तो आपने देख लिया है कि पी ब्लॉक आपके राइट साइड में मिलता है। तो देखिए पी ब्लॉक का फर्स्ट फैमिली है आपका थर्ड A ग्रुप या 13th ग्रुप। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP1। देखिए P में इलेक्ट्रॉन आने से पहले S पूरा फिल होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जब S पूरा फिल हो जाएगा तभी P में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो P में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो हमने लिखा है P1 यानी NS2 NP1। तो बोरॉन फैमिली, ये नाम आपने कैसे दिया है कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है उसे उसी के बेसिस पे नाम दे दिया गया है। तो जो 13th ग्रुप है इसमें फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, तो हमने इसे कहा बोरॉन में फैमिली। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका 14th ग्रुप है इसका फर्स्ट मेंबर है कार्बन, तो हमने इसे कह दिया कार्बन फैमिली। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन फैमिली मिलेगी। तो पहले बात कर लेते हैं 13th A ग्रुप के बारे में, थर्ड A ग्रुप या 13th ग्रुप के बारे में। तो देखिए एलिमेंट आपको याद ही करने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है इसका बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और थैलियम। और याद कर लीजिए कि इसमें जो फर्स्ट है ये मेटलॉइड है, इसके बाद सारे क्या हैं मेटल्स हैं। और इन मेटल्स में भी जो गैलियम है ये लिक्विड है, और जितने भी आपके रह गए ये सब क्या हैं सॉलिड हैं। अब हम चलते हैं 14th ग्रुप की तरफ। तो अब इतना तो आप समझ ही गए हैं कि ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है उसके ही नाम से फैमिली को नाम दे दिया जाता है। तो 14th ग्रुप में या 4th A ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो है आपका कार्बन, तो इसीलिए हमने इसे कार्बन फैमिली कहा है। तो जब आप 13th ग्रुप ले रहे थे तो सभी के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा था। तो जैसे ही आप एक फैमिली आगे बढ़ेंगे तो अब p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2। तो यहाँ पर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है NS2 NP2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन नॉन मेटल है, सिलिका और जर्मेनियम ये दोनों क्या है मेटलॉइड हैं, और इसके बाद जो टिन और लेड बचते हैं ये क्या हैं आपके नॉन मेटल हैं। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, या चाहें तो आप फिलहाल इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए है आपका 15th ग्रुप। तो 15th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, तो हमने इसे नाइट्रोजन फैमिली कहा है। अब जब आपने 14th ग्रुप पढ़ा था
उसके पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होगा तो हमने लिखा है NH2 NP3। तो देखिए जो एलिमेंट्स हैं उसका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या हैं, नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड हैं, और मेटल ओनली वन है जो कि है आपका बिस्मथ। यहाँ भी जो नाइट्रोजन है ये हमेशा गैसियस स्टेट में है, और जो बाकी हैं ये चारों क्या हैं, सॉलिड स्टेट में हैं। आगे देखिए, तो यहाँ कुछ नाइट्रोजन के कैरेक्टर दिए गए हैं कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। अब देखिए ये जो वर्ड है डाई एटॉमिक, इसका अपना बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में ही समझ सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके 2 एटम मिल के एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उस एलिमेंट को हम डाई एटॉमिक कह देते हैं। जैसे जितनी भी गैसेज आप देखेंगे वो डाई एटॉमिक हैं, एक्सेप्ट है कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, यानी कोई कंपाउंड ना हो, और ओजोन गैस ना हो। अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कहा ओजोन गैस ना हो। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डायटोमिक गैस में क्या क्या है। देखिए फर्स्ट हम लिखते हैं H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये डायटोमिक है। इसके बाद N2 तो आपने पढ़ा ही अभी। इसके बाद आप देखते हैं O2, इसके बाद आप देखते हैं Cl2, इसके बाद आप F2, इसके बाद आप देखते हैं Cl2। तो ये कुछ गैसेस हैं जो डायटोमिक हैं। तो जब भी किसी एलिमेंट के 2 एटम एक साथ हों तो उस स्टेट को हम डायटोमिक फॉर्म या डायटोमिक स्टेट कह देते हैं। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं 16th ग्रुप पर, जिसका फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, तो हमने इसे ऑक्सीजन फैमिली कहा। और यहाँ पर फिर से पी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया है। तो इसके एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसमें से ऑक्सीजन तो देखिए गैस है, और अगर गैस है तो एक नॉन मेटल हो गई। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये है नॉन मेटल। और इसके बाद टेल्यूरियम और पोलोनियम ये क्या है, मेटलॉइड हैं आपके। तो टेल्यूरियम और पोलोनियम ये क्या है, आपके मेटलॉइड हैं, और आपको याद रखना चाहिए कि ये भी कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो OS है, इस O का मतलब है ऑक्सीडेशन और S का मीन मतलब है स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कुछ पहले भी दिया गया था, लेकिन हमने वहाँ ये कह दिया था कि हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। अब क्योंकि ये वर्ड बार बार आ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो हम इसे यहीं देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, -2 से +2 है। अब हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो इन्हें सिंपल वर्ड्स में आप इतना समझ सकते हैं कि किसी एलिमेंट पर जो भी चार्ज है उसे चार्ज को ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और यहाँ पर चार्ज के साथ आप यहाँ जो साइन है प्लस या माइनस इसे लेंगे। अगर ये साइन आप छोड़ देते हैं तो अब जो सिर्फ आपके पास नंबर बचता है, इस नंबर को आप कहते हैं बैलेंसिंग। देखिए अब यहाँ पर अगर आप के पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड, ऐसे ही इन सभी में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट मिलेंगी। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो इसके लिए हम कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर एंड सेलेनियम ये क्या है, -2 to +6। तो ऑक्सीजन की फिक्स है कि -2 से +2 है, लेकिन आपकी जो सल्फ़र और सेलेनियम है इनकी -2 से +6 के बीच में वेरी करेगी। ऐसे ही जो टेल्यूरियम और पोलोनियम है इनकी +2 से +4 होती है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैस फेज। अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस फेज में है तो ये भी कैसा होगा, डाई एटॉमिक होगा, यानी ऑक्सीजन को आप क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। जब गैस कहा जाएगा तब O2, लेकिन अगर एलिमेंट कहा गया तो हम सिंपल सा O लिख देंगे इसे। आगे देखिए, अब हम आते हैं 17th ग्रुप पर। तो 17th ग्रुप को आप 7th A ग्रुप भी कहते हैं। फर्स्ट मेंबर इसका फ्लोरीन है, सेकंड क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट को हम कहते हैं एस्टेटिन, और सारे ही क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं एस्टेटिन को छोड़कर। तो यहाँ पर एस्टेटिन ही एक ऐसा है जो मेटेलॉइड है। अब देखिए आपके फ्लोरीन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, लेकिन जो ब्रोमीन है लिक्विड है। आयोडीन और एस्टेटिन ये क्या है, सॉलिड हैं, और जिसमें से एस्टेटिन आपका रेडियो एक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, देख सकते हैं आप इसे। आगे देखिए इसमें अगर आप अब इसका कलर की बात करते हैं तो फ्लोरीन का कलर है येलो गैस, क्लोरीन येलो ग्रीन है, ब्रोमीन रेड ऑरेंज लिक्विड है, और आपका आयोडीन है वॉयलेट है। अगर आप यहाँ इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनमें एक ही मेटल है आपका, वो भी एस्टेटिन। तो जब आपने मेटल्स पढ़े थे वहाँ पर जब हमने रिएक्टिविटी देखी थी तो वहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी साइज़ इंक्रीज़ होने पर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर जब आप डाउन अप टू डाउन आते हैं तो यहाँ पर डाउन ना चलने पर आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। देखो दिया गया है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, जिसमें फ्लोरीन की हाईएस्ट है और आयोडीन की मिनिमम है। इसका रीज़न दिया है नीचे। रीज़न है ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए पी ग्रुप का जो आपका पी ब्लॉक है इसका लास्ट है 18th ग्रुप या फिर 8th ए ग्रुप, ये 18th ग्रुप है। तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, उसके बाद नियॉन, ये नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और यहाँ पे यू यू ओ लिखा है। ये एक अपना इसका अलग नॉमेनक्लेचर है। जब इन सभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब साइंटिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक वर्ड से इन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कर दिया था, और ये आपका यू 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 यही है जिसका पूरा नाम है अन ऑक्टियम। इसका नंबर होगा 118। इसे आगे हम समझेंगे, फिलहाल हम यहाँ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए इस नंबर पर ये जो आपको लास्ट दिख रहा है यू यू ओ यानी अन ऑक्टियम की जगह पर है वह है ओ जी, जिसका नाम है ओगानो सेन। तो ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। अब देखिए इससे पहले जब आपने 17th ग्रुप देखा था आपने देखा था कि सभी के आउटर मोस्ट शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है 5। यहाँ पर कितने होंगे, एक इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 6। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। आप जब लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये तभी होगा। आगे देखिए ये आपका ख़त्म हुआ है पी ब्लॉक। अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो देखिए डी ब्लॉक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन है 3 टू 12th ग्रुप, यानी 3rd से लेके 12th ग्रुप जो है वहाँ तक आपका डी ब्लॉक मिलेगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेगा, डी ब्लॉक में ही एंटर करेगा। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने किसे कहा था, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करते हैं। पी किसे कहेंगे आप, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करते हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहेंगे आप, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि ये डी ब्लॉक कौन सा होगा, n-1d होगा। अब ये n-1 है इसे आप तब समझ सकते हैं जब आपने अहबाउ रूल पढ़ा हो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप, बाकी हम यहाँ कर ही रहे हैं। देखिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपका होगा n-1d। देखिए यहाँ लिखा है इनर्ट गैस, यानी पहले आपको इनर्ट गैस लेंगे। दोबारा देखिए इसे, यहाँ लिखा है इनर्ट गैस, यानी जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उस डी ब्लॉक से जस्ट पहले जो इनर्ट गैस है पहले उसे लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे n-1d, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 तक हैं, तो हमने यहाँ लिखा है 1 माइनस या 1 to 10। इसके बाद आप देख रहे हैं ns 1 से 2 है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये आपको याद ही करना चाहिए। धीरे धीरे हम ये चीज़ें अच्छी तरह समझेंगे जो कि प्रैक्टिस पे बेस्ड है।
आप ये सब पढ़ लेंगे अपने आप, ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपको 4 सीरीज़ दी गई हैं, यानी डी ब्लॉक में एलिमेंट्स की जो सीरीज़ कितनी है, 4 सीरीज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट है 3D, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। यहाँ पर सिंपल सा इतना समझना है कि जब 3D है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में एंटर होगा, लेकिन जो 4D है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर होगा। ऐसे ही 5D में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में होगा और यहीं पे 6D का 6D में होगा। अब यहाँ याद करना है कि जब आपका 5D स्टार्ट होता है तो वहाँ लैंथेनम आ जाता है, और जब आपका 6D स्टार्ट होता है तो वहाँ एक्टिनियम आता है। तो ये अपने आप में नए वर्ड्स हैं, यानी ये अपने आप में नए एलिमेंट हैं। यहाँ ये अच्छी तरह से ये आपको तभी समझ में आएगा कि जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इनके तो नहीं, इनके बाद जो एलिमेंट आएंगे कुछ उनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये सामने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, जो कि किस में है, लिक्विड में है। तो आपने देखा कि आपको एस में भी, यानी जो एस ब्लॉक था उसमें भी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सॉलिड, जहाँ पर मेटल सब मेटल्स थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लिक्विड था कुछ गैस था। अब पी ऐसा था जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अब यहाँ देखिए डी ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें सभी मेटल्स हैं, लेकिन इन मेटल्स में भी एक मेटल ऐसा है जो कि आपका लिक्विड है, उस मेटल का नाम है मरकरी। नेक्स्ट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आप याद कर लीजिए कि अगर किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब वो कोई कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पे कलर शो होगा। देखिए ये चीज़ थोड़ी टिपिकल है, तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डी ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में या एक शेल से सेकंड शेल में जा रहा है। तो यहाँ पर डी सब शेल में ही ये काम हो रहा है, यानी डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही एंटर हो रहा है, जिसे आप, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है डी ट्रांजिशन। अभी शायद देखिए, क्या आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में, डी ब्लॉक में या डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका फर्स्ट का नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसी तरह से 5 हैं। याद कर लीजिए इसमें जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, ये सब एक्सिस के बिटवीन होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। और अब जो आपके बचते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पे हैं और इनकी एनर्जी बाकियों से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए आप इन देखिए, ये जो इनकी एनर्जी ज़्यादा है इन्हें हमने कह दिया, नाम दिया है ईजी ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी कम है इन्हें हमने नाम दे दिया है T2 और T2G ऑर्बिटल्स। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो सुपीरियर है, जिसकी एनर्जी कम है वो इन्फीरियर है। तो डी ट्रांजिशन का मतलब यही है कि जब ये एलिमेंट अपनी एक्साइट स्टेट में होते हैं तो T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, Eg में चला जाता है। तो डी ऑर्बिटल, डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ही हो रहा है, डी सबशेल में ही अपनी जो पोजीशन है या प्लेस है उसे चेंज कर रहा है, इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। आगे देखिए, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डी सबशेल, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिया है सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर है और ये आयोडाइड है, आयोडीन है, तो जब दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो नाम सिल्वर आयोडाइड बनता है, सिल्वर आयोडाइड बनता है। और ये नॉमेनक्लेचर हमने 9th क्लास में सीख लिया था, तो आई होप उसकी यहाँ ज़रूरत तो है नहीं। तो देखिए जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक